सर्विस। ठीक है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमिक यूनिट को प्रॉफिट कब मिलेगा, जब उसके लिए उसकी कीमत अदा की गई हो। ठीक है, तो यहां याद रखना कि इकोनॉमी के अंदर आपके हमेशा काउंट होंगी क्या, इकोनॉमिक गुड्स एंड होंगी क्या, इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक सर्विस। और इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक सर्विस आपकी वो होती हैं जिनके लिए आपने कोई कीमत पे की हो। ठीक है, अब यहाँ एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं। ऐसे समझना, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही निकालते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन होता है कि किसी भी इकोनॉमिक यूनिट का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट। ठीक, तो इकोनॉमिक यूनिट का तो एक ही उद्देश्य होता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो इकोनॉमिक यूनिट कार्य करेगी, नहीं मिल रहा तो इकोनॉमिक यूनिट कार्य नहीं करेगी। ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट सोशल वेलफेयर के लिए एग्जिस्टेंस में नहीं आती। ठीक, अब आते हैं इसके बाद दूसरा। अब यहाँ आपके कई बार क्वेश्चन आपके आता है, जैसे कि हम पेपर उठा के देखते हैं कि निम्न में से कौन सी गतिविधि आपके नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती, या जीडीपी में शामिल नहीं होती, ठीक है, या इकोनॉमी में शामिल नहीं होती। तो आपको कोई भी गतिविधि याद करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ ये 3 पॉइंट जो बताए बस वही याद रखना। इकोनॉमी के अंदर ये 3 ही पिलर शामिल होते हैं। ठीक, तो इकोनॉमी के अंदर आपके कौन सी गतिविधि आपके शामिल नहीं होगी जिसके लिए कोई कीमत अदा नहीं की गई हो। ठीक, क्योंकि अगर कीमत अदा की गई है तो वो इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस हो जाएगा, शामिल होगी। और अगर कीमत अदा नहीं की गई है तो वो इकोनॉमी के अंदर शामिल नहीं होगी। जैसे कि आपके किसी घरेलू महिला का कार्य, ये नेशनल इनकम में शामिल होगा, जीडीपी में शामिल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए कोई कीमत अदा नहीं की जाती। ठीक, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है क्या शामिल होगा, आपको कंसेप्ट पता है कि क्या शामिल नहीं होगा। ठीक, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आता हो तो ही बने। क्वेश्चन का एक दूसरा तरीका भी होता है सॉल्व करने का, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक, तो जितने क्वेश्चन आपके मेथड ऑफ करेक्शन इकोनॉमिक सर्विस वो होती है जिसके लिए तो इकोनॉमी के अंदर हम आपके सिर्फ शामिल करते हैं इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक सर्विस को। और इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक सर्विस वो होती हैं जिसके लिए आपने कोई कीमत अदा की हो। ठीक है, अब आते हैं इससे आगे। अब कीमत अदा की है तो आप ली है और दूसरे ने कीमत ली है, तो अगला क्वेश्चन आपके ये आया कि किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा की कीमत का जो निर्धारण होता है वो आपके कैसे होता है। वस्तु या किसी भी सेवा की कीमत को निर्धारित करने वाला जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है क्या, यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब आपके क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, हर वह चीज जो आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करती हो। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके ये कि कोई भी इकोनॉमिक यूनिट आपके कीमत तो बहुत बाद में डिसाइड करेगी। जब भी कोई इकोनॉमिक यूनिट अपना प्रोडक्शन करेगी ना तो सबसे पहले तो वो ये डिसाइड करेगी कि उसे बनाना क्या है, और इसके लिए पहले करेगी वो मार्केट सर्वे। ठीक, कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, बिकेगा कौन सा प्रोडक्ट जिसकी आपके लिए उपयोगिता होगी। डिमांड तो बहुत बाद में आएगी, जब तक उपयोगिता नहीं है तब तक डिमांड नहीं होगी। ठीक, डिमांड कब क्रिएट होगी, जब यूटिलिटी होगी। ठीक, यूटिलिटी यानी कि हर वह चीज जो आपकी आवश्यकता को संतुष्ट कर दे। तो यहाँ आपके यूटिलिटी ये डिसाइड करेगी कि आपके कौन सा बायर किस प्रोडक्ट के लिए कितना पे कर सकता है। ठीक, अब आते हैं इसके बाद आगे। तो किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा की कीमत को निर्धारित करने वाला ये जो सबसे पहला फैक्टर होता है ये होता है यूटिलिटी। ठीक, अब आते हैं हम सेकंड फैक्टर में। अब किसी वस्तु या किसी सेवा की कीमत को निर्धारित करने वाला जो आपके दूसरा फैक्टर होता है ये होता है स्कार्सिटी यानी कि उस वस्तु या सेवा की कमी नहीं हो। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर समझना है स्कार्सिटी यानी कि कमी। कई बार आपके क्या होता है कि वस्तुएं या सेवाएं ठीक इतनी उपयोगी नहीं होती लेकिन उनकी स्कार्सिटी ज्यादा होती है। स्कार्सिटी होने से आपके क्या होगा, अगर उनकी प्रकृति में कमी है ठीक तो स्वाभाविक सी बात है सेलर के पास वो कम मात्रा में होंगे, और सेलर के पास अगर वो कम मात्रा में है तो सेलर उन्हें बढ़ी हुई कीमतों पर बेचेगा। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये जो आपकी स्कार्सिटी होती है ये स्कार्सिटी आपके होती है किसके एंड पे, सेलर के एंड पे, और यही क्रिएट करती है आगे चल के
सप्लाई। अगर स्कार्सिटी होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक, स्कार्सिटी नहीं होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अब यहां दो चीजें आपके फिक्स हो रही हैं, दो चीजें आपके क्या, बायर किस चीज के लिए पे करेगा ये यूटिलिटी डिसाइड करेगी, और सेलर किस चीज के लिए आपके कम या ज्यादा पैसा निकलवाएगा ये स्कार्सिटी डिसाइड करेगी, ठीक है। बायर के लिए जिस चीज की यूटिलिटी ज्यादा होगी वो उसके लिए ज्यादा पे करेगा, सेलर के लिए जिसकी स्कार्सिटी ज्यादा होगी वो उसके लिए ज्यादा पैसा डिमांड करेगा, ठीक है। अब यहां याद रखना अगला पॉइंट, कई बार क्या होता है कि वस्तुओं की इतनी यूटिलिटी नहीं होती लेकिन उनकी स्कार्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक, और कई बार स्कार्सिटी ज्यादा होने के कारण भी आपके क्या होता है कि वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, यानी कि उनकी बेस प्राइस ऊपर हो जाती है। जैसे कि आपके साल्ट एंड गोल्ड, अब उपयोगिता किसकी ज्यादा है, नमक की, ठीक, सोने की तो कोई उपयोगिता नहीं है। पूरी ह्यूमन लाइफ में अगर आप सोने का यूज नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन नमक का यूज नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, तो काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यूटिलिटी किसकी ज्यादा है, नमक की, लेकिन महंगा क्या है, सोना, कारण सोने की स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी हमेशा बेस प्राइस को आगे बढ़ा देगी, किसको आगे बढ़ा देगी, बेस प्राइस को, तो उसकी बेस प्राइस ही 50,000 रुपए 10 ग्राम से शुरू होगी, ठीक। तो ये होता है आपकी यूटिलिटी एंड स्कार्सिटी का प्रिंसिपल। तो यूटिलिटी एंड स्कार्सिटी तो आपको सिर्फ इतना बताती है कि कौन सी चीज की बेस प्राइस महंगी होगी और कौन सी चीज की सस्ती होगी। एग्जैक्ट आपके प्राइस का पता हमें यूटिलिटी एंड स्कार्सिटी से नहीं चलता, ठीक है। अब एग्जैक्ट प्राइस की अगर हम आपकी बात करें तो किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा की जो एग्जैक्ट प्राइस का निर्धारण होता है ये होता है कहां, मार्केट यानी कि बाजार के अंदर, मार्केट बाजार के अंदर। अब बाजार हम आपके कहते कैसे हैं, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां मांग और पूर्ति दोनों एक साथ उपलब्ध हो, ऐसे प्लेस को हम आपके क्या कहते हैं, बाजार, ठीक है। डिमांड कौन क्रिएट करता है, बायर, सप्लाई कौन क्रिएट करता है, सेलर। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां बायर और सेलर एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और इंटरेक्शन के बाद गुड्स एंड करेंसी का एक्सचेंज करते हैं। तो ऐसे प्लेस को हम आपके क्या कहते हैं, मार्केट। और किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस की जो एग्जैक्ट प्राइस है उसका निर्धारण होता है कहां, मार्केट के अंदर, मार्केट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड इज लेस देन सप्लाई और डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके प्राइस का क्या होगा, निर्धारण होगा, ठीक है। दिमाग नहीं चलाते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ऐसे ये कीमतें आपके एग्रेसिव मार्केटिंग या ब्रांडिंग के थ्रू आपके रेगुलेट की जाती हैं, ठीक। एग्रेसिव ब्रांडिंग जब भी होगी मार्केट प्रिंसिपल्स फेल होते चले जाएंगे, मार्केट प्रिंसिपल्स यहां आपके मायने ही नहीं रखते, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लें, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, 2000% इन्फ्लेशन, 1 रुपए से अगर कोई चीज 20 रुपए की हुई तो इन्फ्लेशन रेट क्या हुई आपके, 2000%। अब यहां समझना, इन्फ्लेशन का मतलब आपके क्या हुआ, कीमतों का बढ़ना। जो नमक आपके 2001 में आपके कितने रुपए किलो मिल रहा था, 1 रुपए किलो, वो नमक आपके 2021-22 में आके मिल रहा है लगभग 20 रुपए किलो, यानी कि नमक की जो कीमतें आपके हो गई 2000% ज्यादा, ठीक। यह हुआ। नींबू सामान्यतः 60 रुपए किलो तो चलता ही था, सिर्फ 500% इन्फ्लेशन लगी नींबू पे 300%, ठीक। सरकारों तक गूंज पहुंच गई कि नींबू 300 हो गया, ठीक है। या फॉर एग्जांपल हम प्याज की बात करें, 20 रुपए किलो तो सामान्यतः मिलती है, लेकिन अगर 80 हो जाए प्याज, सिर्फ 400% इन्फ्लेशन, सरकारें हिल जाती हैं 400% इन्फ्लेशन प्याज पे। फिर सरकार, दो चीजें याद रखना कि अगर किसी वस्तु की कीमत आपके बढ़ी है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ी है तो उसके दो ही सिद्धांत हो सकते हैं, या तो उसकी डिमांड बढ़ गई हो या उसकी सप्लाई कम हो गई हो। दो ही कंसेप्ट होते हैं ना कीमत बढ़ने के, तो हम दोनों ही कंसेप्ट को समझ लेते हैं, क्या डिमांड बढ़ी है या सप्लाई कम हुई है। ये दो ही कंसेप्ट आपके इस कीमत का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। तो ये देखना, 2001 में देश की पॉपुलेशन कितनी थी, 2022 में आपके देश की पॉपुलेशन, ठीक। तो हो सकता है दूसरा प्रिंसिपल लग रहा हो, नमक की कमी हो गई हो, ठीक। अब नमक की कमी पे अगर हम चर्चा करें तो नमक आपके एक ऐसा आपके कंपाउंड है जिसकी तो कमी हो ही नहीं सकती, ठीक, क्योंकि नमक तो मिलता है ओशियन से और इस पूरी पृथ्वी के 70% पार्ट पे सिर्फ और सिर्फ ओशियन है। फ्रेश वाटर खत्म हो सकता है, फ्रेश एयर खत्म हो सकती है, नमक खत्म नहीं हो सकता इस पृथ्वी से। इसका मतलब स्कैर्सिटी का कोई चांस नहीं है,
ठीक। तो कुल मिलाकर आपके सिस्टम क्या हुआ, स्कैरिसिटी है नहीं, यूटिलिटी इससे ज्यादा हो नहीं सकती, लेकिन कीमतें फिर भी 2000%। अब ये 2000% कीमतें बढ़ाने में आपके यहाँ कोई मार्केट प्रिंसिपल नहीं लग रहा, ना यूटिलिटी लग रहा, ना स्कैरिसिटी लग रहा और ना डिमांड एंड सप्लाई लग रही। अब यहाँ सारी की सारी जो कीमतें रेगुलेट हो रही हैं वो इस प्रिंसिपल पे, एग्रेसिव मार्केटिंग। अब एग्रेसिव मार्केटिंग की अगर हम आपकी बात करें, कैसे नमक की कीमतें बढ़ाएं, कैसे, कुछ ना कुछ तो आधार देना पड़ेगा ना। ठीक, कीमतें बढ़ाने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को तो बढ़ाना पड़ेगा, या दिखाना पड़ेगा हमें कि हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बढ़ाया है, नहीं तो सरकार आपकी कीमतें बढ़ने नहीं देगी। तो ये टाटा वालों ने आपके क्या किया कि सबसे पहले आपके ये कंसेप्ट आपके लेके आते हैं एक 2001-2 के आसपास आयोडीन, यहां से आपके एग्रेसिव मार्केटिंग शुरू होती है। ठीक, टाटा नमक आयोडीन रिच साल्ट, पहला एडवर्टीजमेंट टीवी पे। भारत के अंदर आपके दूरदर्शन की जगह पे कई टीवी चैनल एंटर हो चुके थे इस समय तक। जी टीवी आज तक सब इसी जमाने में आए थे। 2000 से पहले तो सिर्फ चलता था कौन सा, दूरदर्शन। अब जब आपके कई टीवी चैनल्स की एंट्री आपके हुई, तो इन टाटा वालों ने आपके टीवी चैनल्स पे एग्रेसिव ब्रांडिंग की, टाटा नमक आयोडीन रिच साल्ट, और इसमें आपके इन्होंने एक खतरनाक गर्दन वाला आदमी दिखाया टीवी पे। आयोडीन की कमी से गॉइटर हो सकता है, फूली हुई गर्दन का एक व्यक्ति साइड में चलता था। इस टाटा नमक का ऐड ऐसे होता था। अब इससे क्या हुआ कि जब आपके बार 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 आपको वो गर्दन दिखेगी ना, तो सपने में भी वो गर्दन याद आएगी, नमक खत्म हो गया है, कल आयोडीन वाला लाना, नहीं तो गर्दन वैसी हो जाएगी। ठीक, तो इसने किया क्या, ब्रेन वॉश। अब आगे आते हैं, इन्होंने आपके ब्रेन वॉश किया और इस आयोडीन रिच साल्ट के नाम पे सीधा नमक की कीमतें कर दी इन्होंने 5 और 6 रुपए किलो। एक से सीधा 5 हुई है कीमत, 2 3 4 कुछ नहीं, सीधा 5 रुपए किलो आयोडीन रिच साल्ट। ठीक, आधार क्या दिया टाटा वालों ने कि हमने क्या मिलाई है नमक में, आयोडीन। ठीक है,